नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात कर रहे हैं। सतीश चंद्र चटर्जी और धीरेन्द्र मोहन दत्त की एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन फिलॉसफी। जी। और कमाल की बात यह है कि सोचिए ये किताब 70 साल से भी ज्यादा पुरानी है, पर आज भी भारतीय दर्शन को समझने के लिए बहुत अहम मानी जाती है। हाँ, बिल्कुल। और ये इसलिए भी खास है क्योंकि अक्सर लोग भारतीय दर्शन को सिर्फ पूजा पाठ या कर्मकांड बस उसी से जोड़ देते हैं। सही बात है। लेकिन ये किताब इसके पीछे जो तर्क है, जो विश्लेषण है, एक व्यवस्थित सोच है, उसको सामने लाती है। बिल्कुल। तो आज का हमारा मकसद यही है, इस किताब के जरिए भारतीय दर्शन की कुछ बुनियादी बातों को समझना, इसकी अलग अलग विचारधाराएं क्या हैं और आज के दौर में इसकी क्या अहमियत हो सकती है, इस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। चलिए शुरू करते हैं। तो ये किताब, जैसा मैंने कहा, 20वीं सदी के मध्य में आई। हाँ। और इसके लेखक चटर्जी और दत्त, ये दोनों ही भारतीय और पश्चिमी दोनों दर्शन परंपराओं के अच्छे जानकार थे। हाँ, विद्वान थे। उनका लक्ष्य था कि भारतीय दर्शन के जो अलग अलग स्कूल्स हैं या विचारधाराएं कहें, उनको एक व्यवस्थित और आसान तो नहीं कहूंगा, पर सुलभ तरीके से पेश किया जाए। हाँ, सुलभ। खासकर उन लोगों के लिए जो पश्चिमी दर्शन पढ़ने के आदी हैं। तो ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है स्कूलों की। नहीं। ये वाकई एक पुल जैसा है, दो दुनियाओं को जोड़ने वाला। आपने बिल्कुल सही कही, एक पुल की तरह ही काम करती है। और किताब की जो बनावट है वो भी बड़ी तार्किक है, बहुत व्यवस्थित। हाँ, व्यवस्थित हैं। जी। इसमें जो प्रमुख आस्तिक स्कूल है, मतलब वो जो वेदों को मानते हैं, जैसे न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत। और जो नास्तिक स्कूल हैं, यानी जो वेदों को परम प्रमाण नहीं मानते, जैसे बौद्ध और जैन, उन सभी का गहराई से जिक्र है। अच्छा। और खास बात यह है कि लेखक सिर्फ ये नहीं बताते कि वो क्या सोचते हैं, बल्कि उनके आपसी तर्क वितर्क कैसे थे, उनकी अपनी अंदरूनी लॉजिक क्या थी और उन पर क्या सवाल उठाए गए, ये सब भी सामने रखते हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ क्या नहीं बल्कि क्यों और कैसे पर भी जोर देती है। अच्छा, किताब की भाषा के बारे में क्या कहेंगी? थोड़ी एकेडमिक तो होगी? हाँ, भाषा थोड़ी एकेडमिक है, ये तो मानना पड़ेगा, पर साफ है और सधी हुई है। ऐसा नहीं कि समझ में ना आए। जैसे एक उदाहरण लें, प्रमाण पर जो चर्चा है, यानी ज्ञान हासिल करने के साधन। ज्ञान के साधन। हाँ। तो लेखक बहुत ध्यान से बताते हैं कि कैसे, मान लीजिए, न्याय दर्शन वाले धारणा, परसेप्शन को कैसे परिभाषित करते हैं और वो बौद्ध विचारकों की परिभाषा से कैसे अलग है। अच्छा। और ये छोटी छोटी बातें नहीं है, इन बहसों ने ही भारतीय ज्ञान मीमांसा को, मतलब एपिस्टेमोलॉजी को, दिशा दी है कि ज्ञान आखिर है क्या और उसे भरोसेमंद तरीके से पाया कैसे जा सकता है। ये तो बहुत दिलचस्प है। हाँ, या फिर आप अद्वैत वेदांत को देख लीजिए, जो कहता है कि असलियत में सब एक है, कोई द्वैत यानी डुअलिटी नहीं है। हाँ, ये तो बहुत सुना है। जी। तो लेखक इसे सिर्फ कोई रहस्यमयी चीज कहकर नहीं छोड़ते, वो इसकी तत्व मीमांसीय जड़ों तक जाते हैं, मतलब वास्तविकता की प्रकृति से जुड़े जो तर्क हैं उन्हें खंगालते हैं, गहराई में जाते हैं। बिल्कुल। वो बताते हैं कि अद्वैत वेदांत द्वैतवाद को तार्किक रूप से अधूरा क्यों मानता है, क्योंकि द्वैतवाद के लिए यह समझाना मुश्किल हो जाता है कि दो एकदम अलग चीजें जैसे मन और पदार्थ आपस में इंटरैक्ट कैसे करती हैं। ये कनेक्शन कैसे बनता है। सही। और किताब में भारतीय और पश्चिमी विचारों की तुलना भी मिलती है, बड़ी अच्छी। अच्छा। जैसे जैसे न्याय दर्शन का जो तर्क का तरीका है, उसकी तुलना अरस्तु के न्याय वाक्य से की है। या फिर सांख्य का जो पुरुष प्रकृति का द्वैतवाद है, चेतना और पदार्थ, उसकी तुलना देकार्त के मन शरीर द्वैतवाद से। लेकिन ये तुलनाएं कहीं भारतीय दर्शन को पश्चिमी नजरिए से देखने जैसी तो नहीं हो जाती? नहीं, यही इसकी खूबी है। ये तुलना करते हैं, पर भारतीय दर्शन को पश्चिमी चश्मे से नहीं देखते। उसकी अपनी जो पहचान है, उसकी जो अखंडता है, उसे बनाए रखते हैं। ये जरूरी है। अच्छा, मुझे एक बात और बड़ी अनोखी लगी थी पढ़ते हुए, मीमांसा स्कूल की चर्चा। हाँ, मीमांसा। ये एक ऐसा सिस्टम है जहां धर्म, मतलब नैतिक कर्तव्य को निभाने के लिए ईश्वर की जरूरत ही नहीं मानी गई, है ना? बिल्कुल, ये बहुतों को चौंकाता है। यहाँ नैतिकता का आधार कोई ईश्वरीय आदेश नहीं है, बल्कि वेदों के जो निर्देश हैं और जो यज्ञ कर्मकांड हैं, उनको सही सही करना है। ये तो धर्म और नैतिकता के बारे में जो हमारी आम समझ है, उसे वाकई चुनौती देता है। हाँ, और ये दिखाता है कि भारतीय परंपरा के अंदर कितनी विविधता है, कितने अलग अलग दृष्टिकोण हैं। सही कहा। देखिए, मेरे हिसाब से इस किताब की सबसे बड़ी ताकत है इसकी स्पष्टता।
इसका जो व्यापक दायरा है लगभग सभी जरूरी स्कूलों को कवर करती है और जिस सम्मान के साथ ये हर दर्शन को प्रस्तुत करती है, ये वाकई एक नींव का पत्थर है भारतीय दर्शन के अध्ययन में। हाँ, ये माना जा सकता है कि शायद कुछ शब्द आज के हिसाब से थोड़े पुराने लगे, हो सकता है। और आजकल के जो दार्शनिक विमर्श हैं जैसे पोस्ट कॉलोनियल नजरिया या फेमिनिस्ट आलोचना, उनसे शायद इसका सीधा जुड़ाव न दिखे। सही। पर अगर किसी को भारतीय दर्शन की पहली सीढ़ी चढ़नी है, एक बुनियादी समझ बनानी है, तो मेरे ख्याल से इसकी अहमियत आज भी उतनी ही है। ये बेजोड़ है उस मायने में। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन फिलॉसफी भारत की जो इतनी गहरी बौद्धिक परंपरा है उसको समझने के लिए एक जरूरी जरिया है, एक मास्टर कुंजी जैसी। हाँ, कह सकते हैं। ये दर्शन के विद्यार्थियों के लिए, धर्म के अध्येताओं के लिए, या कोई भी ऐसा इंसान जो बस ज्ञान का प्यासा है और सिर्फ सतही बातों से आगे बढ़कर भारतीय विचार की गहराई, उसकी विविधता और उसके अनुशासित तर्क को समझना चाहता है, उसके लिए बहुत फायदेमंद है। बिल्कुल। और जाते जाते शायद एक सवाल हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं जरूर। कि क्या अलग अलग संस्कृतियों में सच की खोज का जो तरीका है, जो दार्शनिक जांच है, वो बुनियादी तौर पर अलग होता है, या जो मोहे सवाल हैं जिंदगी और लथार्थ के बारे में वो हर जगह एक जैसे ही होते हैं? ये बड़ा सवाल है। और ये भी कि हजारों साल पुरानी इन बहसों को, इन तर्कों को समझना आज की हमारी जिंदगी के लिए, आज की दुनिया के लिए कितना मायने रखता है। क्या कुछ सीख सकते हैं हम इनसे? सोचने वाली बात है। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।